साथियों, आज की कहानी टिकटों का संग्रह जो लिखी गई है कारेल चापेक के द्वारा। इसमें कोई संदेह नहीं, बूढ़े सज्जन श्री कारस ने कहा, अगर कोई अपने अतीत का लेखा जोखा करे तो उसे अपनी जिंदगी में ही अलग अलग किस्म की जिंदगियों के सूत्र मिल सकते हैं। यह संयोग की ही बात है कि किसी एक दिन वह गलती से या शायद अपनी इच्छा से एक खास किस्म की जिंदगी चुन लेता है और आखिर तक उसे निभाए ले जाता है। सबसे सोचनीय बात यह है कि वे दूसरी जिंदगियां जिन्हें उसने नहीं चुना मरती नहीं, किसी न किसी रूप में वे उसके भीतर जीवित रहती हैं। हर आदमी को उनमें एक अजीब सी पीड़ा महसूस होती है, जैसे टांग के कट जाने पर पीड़ा होती है। मेरी उम्र कोई 10 वर्ष की रही होगी जब मैंने टिकट जमा करना शुरू कर दिया। मेरे पिता को मेरा यह शौक एक आंख नहीं सुहाता था। वह शायद सोचते थे कि वह एक बार मुझे यह लत पड़ गई तो पढ़ाई लिखाई के प्रति मेरा ध्यान उखड़ जाएगा। किंतु मेरा एक मित्र था, लोएजीक। मेरी तरह उसे भी विदेशी टिकट जमा करने का बेहद शौक था। लोएजीक के पिता बैरल आगन बजाकर परिवार का पालन पोषण करते। वह एक आवारा किस्म का लड़का था। मुंह पर चेचक के दाग थे, किंतु मेरा उसके प्रति गहरा लगाव था, कुछ उसी तरह जैसा स्कूली लड़कों को एक दूसरे के प्रति लगाव होता है। आप जानते हैं, मैं बूढ़ा आदमी हूँ, बीबी बच्चों का स्नेह मुझे मिला है, किंतु मुझे लगता है कि दो दोस्तों की मैत्री से अधिक खूबसूरत कोई दूसरा संबंध नहीं हो सकता। किंतु इस तरह की मैत्री छुटपन में ही संभव हो सकती है, बाद में वह ताजगी नहीं रहती, उस पर हमारे स्वार्थों की मैली परत जमा हो जाती है। मेरा मतलब उस खास किस्म की मैत्री से है जिसमें एक गहरा उत्साह और आकर्षण छिपा रहता है, आत्मशक्ति और स्नेह भावना का उमड़ना, छलछलाता ज्वार। वह अपने में इतना अधिक, इतना मुक्त और उच्छृत होता है कि जब तक आदमी उसका एक अंश दूसरे को ही न दे देता, उसे शांति नहीं मिलती। मेरे पिता वकालत करते थे। शहर के प्रतिष्ठित व्यक्तियों में उनका विशिष्ट स्थान था। उनका रौब और दबदबा सब मानते थे, लेकिन मेरी दोस्ती एक ऐसे लड़के से थी जिसका पिता एक पियक्कड़ बैंड मास्टर था और उसकी माँ दूसरे लोगों के कपड़े धोकर घर की रोटी चलाती थी। इसके बावजूद लोएजीक के प्रति मेरे दिल में गहरी श्रद्धा और आदर का भाव था, क्योंकि वह मुझसे कहीं अधिक चालाक और चतुर था। वह आत्मनिर्भर था और उसमें हर प्रकार के जोखिम का सामना करने का एहसास था। उसकी नाक पर चेचक के दाग थे और वह बाएं हाथ से पत्थर फेंक सकता था। आज मुझे वे सब चीजें याद नहीं रही जिनके कारण उसके प्रति मेरा इतना अटूट और गहरा लगाव हो गया था, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूँ कि वैसा लगाव जिंदगी में किसी अन्य व्यक्ति के प्रति कभी उत्पन्न नहीं हो सका। उन दिनों जब मुझ पर टिकट जमा करने का धुन सवार था, लोएजीक ही मेरा एक विश्वास पात्र मित्र था जिससे मैं कभी भी कुछ नहीं छिपाता था। मेरे विचार में मनुष्य में संग्रह करने का शौक आदिकाल से चला आ रहा है। जब अपने शत्रुओं के मस्तिष्क, लड़ाई में लुटी हुई चीजें, रिक्शों की खालें, हिरणों की सींग इत्यादि जिस चीज पर उसका हाथ पड़ जाता था, उसे वह अपने खजाने में जमा कर लेता था। किंतु टिकट संग्रह करने की अपनी एक विशेषता है, हमें उसमें एक अजीब सा रोमांचक अनुभव होता था। लगता है कि हम किसी सुदूर देश को अपनी अंगुलियों से छू रहे हैं। भूटान, बोलिविया, कैप और गुड होप, इन टिकटों के सहारे हम अपने और इन अनजाने देशों के बीच एक गहरी आत्मीयता सी महसूस करने लगे थे। टिकट संग्रह का नाम लेते ही हमारी आंखों के सामने जमीन और समुद्र की रोमांचकीय यात्राएं, जोखिम और साहस के कारनामे घूम जाते थे।
यह कुछ उतना ही रोचक और सनसनीखेज जान पड़ता था जितना मध्य युग में किए जाने वाले ईसाइयों के धर्म अभियान। मैं आपसे अभी कह रहा था कि मेरे पिता को मेरा यह शौक ज्यादा पसंद नहीं था। यह स्वाभाविक भी है, क्योंकि वास्तव में अधिकांश लोग यह नहीं चाहते कि उनके पुत्र कोई ऐसा काम करे जिसे उन्होंने स्वयं कभी ना किया। खुद मेरा अपने पुत्र के प्रति भी ऐसा ही व्यवहार रहा है। पुत्र के प्रति पिता की भावना अंतर विरोधी से भरी होती है। स्नेह तो उसमें अवश्य होता है, किंतु उसमें एक हद तक पूर्वाग्रह, अविश्वास और विरोध के तत्व भी मिले होते हैं। आप अपने बच्चों को जितना अधिक प्यार करते हैं, उतनी ही मात्रा में विरोध भी, और यह विरोधी भावना स्नेह के साथ साथ बढ़ती जाती है। खैर, मैंने अपने टिकटों का संग्रह गोदाम के एक कोने में छिपा कर रखा था, ताकि पिता की नजर उन पर ना पड़े। हम दोनों चूहों की तरह लुक छिप कर उस गोदाम में एक दूसरे के टिकटों को देखा करते थे। अलग अलग देशों के टिकट, नीदरलैंड, मिस्र, स्वेरेजी, स्वीडन, उन्हें देखते हुए हमारी आंखें नहीं भरती थीं। हमने अपना खजाना छिपा कर रखा था, अतः उसमें पाप की एक गोपनीय भावना भी भरी थी जो हमें अजीब सा आनंद देती थी। मैंने जिस तरह के टिकट जमा किए थे वह भी अपने में कम रोमांटिक और दुर्गम काम नहीं थी। मैं जाने अनजाने परिवारों का चक्कर लगाया करता था और आरजू करके उनकी पुरानी चिट्ठियों के टिकट उतार कर अपने पास जमा कर लेता था। कभी कभार मुझे ऐसे लोग मिल जाते थे जिनकी मेज़ों की दरवाजे पुराने कागजों से भरी रहती थी। तब मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहता था। मैं फर्श पर बैठ कर बड़े इत्मीनान से पुराने कागज के कूड़े करकट का निरीक्षण करता और चुन चुन कर वे टिकट निकालता जाता जो मेरे पास नहीं थे। मैंने कभी एक जैसे ही 2 टिकट जमा नहीं किए। इसे मेरी बेवकूफ़ी ही समझ लीजिए, किंतु जब कभी अचानक लॉम्बार्डी या किसी छोटे से जर्मन राज्य या यूरोप के किसी स्वतंत्र नगर का टिकट मेरे हाथ लग जाता तो मेरी खुशी पीड़ा की सीमा तक जा पहुंचती। शायद हर बड़ी खुशी में पीड़ा का मधुर स्पर्श छिपा रहता है। इस दौरान लोएजिग बाहर मेरी प्रतीक्षा करता रहता। बाहर निकलते ही मैं दबे स्वर से उसके कानों में फुसफुसा कर कहता, लोएजिग, लोएजिग, वहाँ हैनोवर का एक टिकट था, तुमने उतार लिया? हाँ। और तब हम लूटी हुई संपत्ति को जेब में दबोच कर सरपट घर की ओर भागने लगते, जहाँ हमारा खजाना छिपा था। हमारे शहर में बहुत से कारखाने थे जहाँ हर किस्म का अलम गलम तैयार किया जाता था। कपास, रुई, घटिया किस्म का ऊन या सड़ा गला माल दुनिया भर के वर्ण जातियों को भेजा जाता था। मुझे अक्सर वहाँ रद्दी कागज़ों की टोकरियाँ मिल जाती थीं, या यूँ कहिए मेरे लिए लूट खसोट करने का वह सबसे बढ़िया स्थान था। वहाँ मुझे प्राय श्याम दक्षिणी अफ्रीका, चीन, लिबोरिया, अफगानिस्तान, बोनियो, ब्राज़ील, न्यूजीलैंड, इंडिया और कांगो के टिकट मिल जाते थे। आपके बारे में मुझे मालूम नहीं, लेकिन मुझे इन नामों की ध्वनि मात्र से एक अजीब सा रहस्य और आकर्षण महसूस होता है। मैं आपको बता नहीं सकता कि उस क्षण में मुझे कितनी खुशी होती है जब अचानक मेरे हाथ में स्टेट्स, सेटलमेंट या कोरिया या नेपाल या न्यू गिनी या सियरोलियन या मेडागास्कर का कोई टिकट पड़ जाता था। आपसे सच कहता हूँ कि वैसी खुशी सिर्फ किसी शिकारी या खजाना खोजी या जमीन की खुदाई करने वाले पुरातत्व अन्वेषी को ही उपलब्ध हो पाती है। किसी चीज को खोजना और पाना मेरे ख्याल में जिंदगी में इससे बड़ा सुख और रोमांच कोई नहीं। हर आदमी को कोई न कोई चीज खोजनी चाहिए। अगर टिकट नहीं तो सत्य या स्वर्ण, पंख या कम से कम नुकीले पत्थर
और राखदानियाँ, वे मेरी जिंदगी के सबसे सुखद वर्ष थे। लोएजी के साथ मेरी दोस्ती और मेरा टिकट संग्रह। फिर अचानक एक दिन मुझे बुखार आ गया। लोएजी को मेरे पास आने की इजाज़त नहीं थी, इसलिए वह कभी कभी नीचे दहलीज में खड़ा होकर सीटी बजाया करता था ताकि मैं उसकी आवाज़ सुन सकूं। एक दोपहर जब घर के लोग मेरी ओर से बेखबर थे, मैं सबकी आंख बचाता हुआ ऊपर गोदाम में अपने टिकट देखने चला गया। बुखार के कारण मैं इतना कमज़ोर हो गया था कि बड़ी मुश्किल से संदूक का ढक्कन उठा पाया। संदूक खाली पड़ा था। जिस बक्से में मैंने टिकट जमा किया था वो वहाँ नहीं था। उस क्षण मेरे हृदय पर कितना गहरा मर्मान्तिक आघात पहुँचा था, मैं आपको बता नहीं सकता। कुछ देर तक पत्थर की मूर्ति सा खाली संदूक के सामने खड़ा रहा। मैं रो भी नहीं सका, मानो कोई गोला मेरे गले में अटक गया हो। मेरे लिए यह विश्वास करना असंभव था कि मेरी सबसे बड़ी खुशी, टिकटों का संग्रह, गायब हो गया था। किंतु इससे अधिक बात यह थी कि उसे चुराने वाला कोई और न होकर मेरा अधिक भयानक मित्र लोएजी था। मेरी बीमारी के दिनों में वह उसे चोरी चुपके उठा ले गया था। मैं कितना व्हेल, कातर और बेबस हो गया था, कहना मुश्किल है। यह आश्चर्य की बात है कि बच्चे कितनी पीड़ा भोग सकते हैं। पता नहीं मैं गोदाम में कैसे बाहर आया, किंतु उसके बाद मुझे दोबारा तेज बुखार चढ़ गया। चेतना के क्षणों में मैं निराश भाव से अपने टिकटों के बारे में सोचने लगता। मैंने इस बारे में एक शब्द भी अपने पिता या बुआ से नहीं कहा। मेरी माँ अर्षा पहले गुजर चुकी थी। मैं जानता था कि वे मेरी अनंत पीड़ा नहीं समझ सकेंगे। मेरी इस खामोशी ने मेरे और उनके बीच एक दीवार सी खड़ी कर दी। मुझे लगता है उस घटना के बाद उनके प्रति मेरा बाल सुलभ स्नेह हमेशा के लिए खत्म हो गया। लोएजी के विश्वासघात ने मेरे दिल पर भयानक असर किया था। यह पहला अवसर था जब मैंने जिंदगी में धोखा खाया था। लोएजी भिखमंगा है, मैंने अपने से कहा। तुमने भिखमंगे के साथ दोस्ती की और उसका फल तुम्हें मिल गया। इस अनुभव ने मेरे दिल को काफ़ी कठोर बना दिया। उस दिन से मैं आदमी और आदमी के बीच में भेद करने लगा। समाज के प्रति मेरी सहज निर्दोष दृष्टि नष्ट हो गई। यह मैं आज सोचता हूँ। उन दिनों मुझे गुमान भी न था कि इस घटना ने किस हद तक मुझे हिला दिया है। न कभी यह कल्पना की थी कि इसकी चोट मेरी जिंदगी पर हमेशा के लिए एक खरोंच छोड़ जाएगी। बुखार उतरने के साथ ही टिकट संग्रह के खो जाने का शोक भी मेरे मन से उतर गया। किंतु जब कभी मैं लोएजी को नए मित्रों के साथ हंसते बोलते देखता था, मेरा घाव फिर हरा भरा हो जाता था। बीमारी के बाद वह मेरे पास भागता हुआ आया था। उसके चेहरे पर हल्की सी झेप थी क्योंकि हम इतने दिनों बाद मिले थे, किंतु मैंने रूखे स्वर में उसे दुरदुरा दिया था, अपना रास्ता पकड़ो, मेरा तुम्हारा रिश्ता खत्म। मेरे इन शब्दों को सुनकर उसका चेहरा लाल हो गया था और उसने हकलाते हुए कहा था, अच्छा ठीक है। उस दिन से वह जी जान से मुझसे नफरत करने लगा था। ऐसी नफरत जो सिर्फ निम्न वर्गीय लोग ही कर सकते हैं। हाँ, उस घटना ने मेरी समूची जिंदगी को बदल दिया था। मुझे आसपास की दुनिया दूषित और अपवित्र जान पड़ने लगी। लोगों में मेरी आस्था नष्ट हो गई। मैं हर व्यक्ति को घृणा और हिकारत की नज़र से देखने लगा। उसके बाद मेरा कोई मित्र न था। बड़ा होने पर भी मैं अपने को अपने तक ही सीमित रखने लगा। मुझे किसी अन्य व्यक्ति की आवश्यकता नहीं थी और न ही मैं किसी के प्रति अपनी सहानुभूति प्रदर्शित करता था। फिर मैंने अनुभव किया कि दूसरे लोग भी मुझे पसंद नहीं करते। मैंने इससे यह निष्कर्ष निकाला कि मैं स्वयं दूसरों के स्नेह और भावुकता को हिकारत की दृष्टि से देखता हूँ। मैं अपने में अलग थलग रहने लगा।
एक ऐसे व्यक्ति की तरह जो अपने लक्ष्य की साधना करने में जुटा हो। आत्मनिष्ठ, कर्मशील, एक ऐसा व्यक्ति जो कभी नाक पर मक्खी नहीं बैठने देता। अपने नीचे काम करने वालों के प्रति मेरा व्यवहार बेहद चिड़चिड़ा और कठोर हो गया। जिस स्त्री से मैंने विवाह किया उसे कभी अपना प्रेम नहीं दे सका। अपने बच्चों का पालन पोषण भी इस ढंग से किया कि वे कभी मेरे आगे अंगुली न उठा सके। मेरी कर्मनिष्ठा और कर्तव्य प्राणता की धाक सब पर अच्छी तरह बैठ गई। बस यही मेरी जिंदगी थी, मेरी सारी जिंदगी मेरी आंखों के सिर्फ कर्तव्य था और कुछ नहीं। मैं जानता हूँ जब मैं नहीं रहूँगा अखबारों में मेरे महत्वपूर्ण कार्यों और उज्जवल चरित्र के बारे में काफ़ी चर्चा होगी। काश लोग जान पाते कि इस सब के पीछे कितना अकेलापन, कितना अविश्वास, कितना आत्मसंकल्प दबा पड़ा है। 3 वर्ष पहले मेरी पत्नी की मृत्यु हुई थी। उस दिन मुझे कितना कलेश हुआ, यह बात मैं आज तक अपने से और दूसरों से छिपाता रहता हूँ। शोक में विह्वल सा होकर मैं अपने परिवार के स्मृति चिन्ह उलटने पलटने लगा। पुरानी चीज़ें जिन्हें मेरे माता पिता पीछे छोड़ गए थे, फोटोग्राफ, खत, मेरी पुरानी स्कूल की कापियाँ। मेरे पिता काफ़ी गंभीर स्वभाव के व्यक्ति थे, किंतु जिस लगन के साथ उन्होंने इन सब चीज़ों को संभाल कर रखा था, देखकर मेरा गला भर आया। उस क्षण मुझे लगा मानो सचमुच वह मुझसे काफ़ी स्नेह करते थे। गोदाम की अलमारी इन सब चीज़ों से भरी थी। अलमारी की सबसे निचली दराज में पिता ने अपना संदूक मुहर लगाकर रखा था। जब मैंने उसे खोला, मेरी आंखों के सामने वह टिकट संग्रह पड़ा जिसे मैंने 50 वर्ष पहले जमा किया था। मैं आपसे कोई बात छिपाकर नहीं रखूँगा। मेरे आंसू फूट पड़े और मैं टिकटों के बक्से को इस तरह दबाकर अपने कमरे में ले आया मानो मुझे कोई खजाना मिल गया हो। मेरे मस्तिष्क में सारी बात बिजली की तरह कौंध गई। जब मैं बीमार था, पिता के हाथों में मेरा टिकट संग्रह पड़ गया। उन्होंने उसे संदूक में छिपा लिया था ताकि मैं अपनी पढ़ाई लिखाई मन लगाकर कर सकूं। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, किंतु यह उन्होंने मेरे प्रति स्नेह और लगाव से होकर ही किया था। पता नहीं क्यों उस क्षण मुझे अपने पिता और खुद अपने पर रोना आने लगा। फिर सहसा मुझे याद आया, लोईजीक ने आखिर मेरे टिकट नहीं चुराए थे। मैंने उसके प्रति कितना घोर अन्याय किया था, यह सोचकर ही मेरा दिल कांप उठा। चेचक के दागों से भरा उस आवारा लड़के का मैला कुचला चेहरा अपनी आंखों के सामने घूम गया। ना जाने वह अब कहाँ होगा, पता नहीं वह जीवित भी होगा या नहीं। आपसे सच कहता हूँ, जितना ही मैं अतीत उस घटना के बारे में सोचता था, उतना ही अधिक अपने पर शर्म और गलानी महसूस होती थी। एक झूठे संदेह के कारण मैंने अपने एकमात्र अभिन्न मित्र को खो दिया था। मेरा समूचा जीवन तबाह हो गया था। उसके कारण ही मैं इतना आत्म केंद्रित हो गया था। उसके कारण ही मैंने दूसरों लोगों से अपना संबंध तोड़ लिया था। महज उसके कारण डाक टिकट को देखते ही मेरा मन खीज और चुचलाहट से भर उठता था। उसके कारण ही मैंने अपनी पत्नी को विवाह से पूर्व या उसके बाद कभी कोई पत्र नहीं लिखा, क्योंकि मैं अपने को इन छोटी मोटी भावुकताओं से ऊपर मानता था। हालांकि मेरी पत्नी को यह बात काफ़ी चुभती थी। उसके कारण ही मैं इतना कठोर था और सबसे नाता तोड़कर अलग थलग रहने लगा था। उसके कारण और सिर्फ उसके कारण ही मेरा जीवन इतना आदर्शनीय, इतना कर्तव्यनिष्ठ हो गया था। उस दिन मैंने अपनी जिंदगी को नए सिरे से देखा और तब एहसास किया मानो मैं एक बिल्कुल दूसरी जिंदगी जी रहा था। अगर वह घटना न होती तो शायद मैं एक दूसरे किस्म का व्यक्ति होता, एक ऐसा व्यक्ति जिसका दिल हमेशा जोश और उत्साह, स्नेह, साहस, जिंदा दिली और हाजिर जवाबी से फड़कता रहता। मैं मुक्त
और विचित्र आकांक्षाओं से छलछलाता रहता। मैं कुछ भी हो सकता था, अभिनेता, सैनिक। जरा देखिए, मैं तब तक एक ऐसा आदमी होता जो दूसरों के प्रति हमदर्दी महसूस कर सकता है, उसके साथ मिलकर शराब पी सकता है, उन्हें समझ सकता है। आह, मैं क्या कुछ नहीं कर सकता था? और तब उस क्षण में मुझे लगा कि जैसे मेरे भीतर बरसों से दबी बर्फ धीरे धीरे पिघलने लगी हो। मैं अपने टिकट संग्रह को देखने लगा, बारी बारी से हर टिकट को। अब पुराने टिकट वहाँ मौजूद थे। लाम्बर्डी, क्यूबा, सियाम, हेनोवर, निकारागुआ, फिलीपींस, वे सब देश और शहर जहाँ मैं जाना चाहता था और जिन्हें अब मैं कभी नहीं देख सकूंगा। उनमें से हर टिकट पर किसी अज्ञात चीज का टुकड़ा चिपका था जो हो सकता था और हुआ नहीं था। मैं रात भर उन टिकटों के सामने बैठा रहा और अपनी जिंदगी के बारे में सोचता रहा। मुझे लगा कि मैं अब तक एक बनावटी, अजनबी और पराई जिंदगी जी रहा था। जो मेरी असली जिंदगी थी वह कभी पैदा न हो सकी। श्री कारास ने उदास भाव से सिर हिलाते हुए कहा, आह, जब कभी उन चीज़ों के बारे में सोचता हूँ जो मैं कर सकता था, या अपने उस अपराध के बारे में सोचता हूँ जो मैंने लोईजी के प्रति किया था। श्री कारास के इन शब्दों को सुनकर फादर बोन्स बहुत गमगीन और उदास हो गए। बहुत संभव है उन्हें अपनी जिंदगी की कोई घटना याद आ गई हो। कारास साहब, उन्होंने करुणा भरे स्वर में कहा, आप इसके बारे में अधिक न सोचिए, अब कोई फायदा नहीं है। भला बुरा जो हो चुका है वह हो चुका है। जिंदगी को नए सिरे से शुरू नहीं किया जा सकता। आप ठीक कहते हैं, श्री कारास ने लंबी सांस लेते हुए कहा। उनका चेहरा हल्का सा गुलाबी हो गया था। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता था कि मैंने फिर से टिकट जमा करना शुरू कर दिया है। धन्यवाद।